नमस्ते। दिलीप मंडल की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं डॉक्टर विपिन बिटिल, जो बहुत सारी वजहों से बहुत सारी चर्चाओं में हैं, लेकिन वो आईआईटी मद्रास में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं। और इस समय देश में जो चल रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है एक बहुत ज़रूरी सवाल डॉक्टर विपिन, कि ऐसा क्या है कि ये इस समय जो इतना सारा कम्युनल हंगामा मचा हुआ है, क्या क्या बोलते हैं उसको, सुल्ली डील, बुल्ली बाई, या पता नहीं और क्या क्या, इसमें इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स क्यों इतनी बड़ी संख्या में इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं? ज़्यादातर जो पकड़े जा रहे हैं वो किसी न किसी इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो आप लोग करते क्या है? इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को बताते क्यों नहीं है कि ये नहीं करना है? देखिए, कहीं मुझे ऐसा लगता है कहीं हद तक इंजीनियरिंग जो एजुकेशन है हमारे देश में, इंजीनियरिंग की जो शिक्षा है उसमें ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस की जो एजुकेशन है कुछ कमी रह गई है। कहीं हद तक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी जो सोच है वो किस हद तक इससे जुड़ी हुई है कि हम समाज के किस तबके से आ रहे हैं, और वो समझना बहुत ज़रूरी है। और ये इतना आसान प्रश्न नहीं है और ये समझना इतनी आसान बात नहीं है, कई सालों की मेहनत लगती है, और उसमें इंजीनियरिंग एजुकेशन को किसी तरीके से रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। मतलब एक बेसिक आइडिया था, एज वी सीन इन MIT एंड अदर इंस्टीट्यूशंस आल्सो, दे also include humanities and social sciences in their curriculum. So what is actually the purpose, and why private institutions are not doing the same? So the great purpose, if you want to call it that, is in some senses twofold. One is an outward orientation, that we should have a sense of how our opinions, our values, our beliefs, and more importantly our behaviors towards particular people are arising from our own past, maybe our families, maybe what we've read in books, and those are not things we have chosen in our life. And the idea is to develop individuals who begin to choose their own behaviors. It is a slow process, because you must first begin to recognize that your behaviors can be changed. You must नहीं, आप जो कह रहे हैं कि वो एक सोसाइटी की बेटर अंडरस्टैंडिंग वगैरह के साथ अगर एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आता है तो शायद वो बेटर तरीके से उसको कंडक्ट कर सकता है। लेकिन इंडिया में खास करके जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग को जिस तरह से उन्होंने एक जॉब के रास्ते के तौर पर उन्होंने अपनाया है, वो सोशल साइंसेज नहीं पढ़ाते। MIT में पढ़ाया जाता होगा, आप लोग IIT में पढ़ाते हैं, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इस काम को नहीं कर रहे हैं। तो क्या वो गैप रह जा रहा है? 12th के बाद एक बच्चा जब इंजीनियरिंग में जा रहा है तो उसको उस देश और समाज की कोई जानकारी ही नहीं होती है। और कहीं हद तक जो गैप है वो तो हमारे स्कूल एजुकेशन से ही शुरू हो जाता है, और फिर जो कुछ प्राइवेट एजुकेशन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स की आप बात कर रहे हैं वहाँ वो गैप और बड़ा हो जाता है। उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस के नाम पे कई सारे जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं वो कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाते हैं। इसमें एक व्यक्ति को अपने बारे में सोचने का और समाज के बारे में सोचने का बिल्कुल समय नहीं मिल पाता। लेकिन एक जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ह्यूमैनिटी सोशल साइंस एजुकेशन बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि आप जॉब कभी अकेले नहीं करते, आप एक लोगों के साथ मिलकर चलते हैं, और लोग जो हैं वो समाज के अलग अलग तबकों से आ रहे हैं। तो अगर आपको टीम वर्क करना है, इफेक्टिवली करना है, पोलाइट होना है, डिफरेंसेस को समझना है, डिफरेंसेस के बारे में सॉर्ट आउट कर, किसी भी जॉब एनवायरनमेंट में लोग अलग अलग ओपिनियन से आएंगे, क्या कंपनी को इस साल इतना इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, किस चीज़ की तरफ बढ़ना है। तो जब, और प्लस किस तरह से सेंसिटिविटी के साथ मेरी बात रखी जाए, क्योंकि जो एक चीज़ आपको दुख ना पहुंचाए, सोशल ही है। मेरी एक बात आपको दुख नहीं पहुंचाएगी, लेकिन कोई और होगा तो उसको दुख होगा। तो ये समझना कि किसको किस तरह से क्या बात कहनी चाहिए, वो सब एक जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। राइट। तो ऐसे, लेकिन देखिए अब तो चूँकि उस तरह का कुछ ना सरकार करने जा रही है, ना वो इंस्टीट्यूट्स करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब आने वाले दिन में इस तरह की घटनाओं में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हमको फंसे हुए दिखते रहेंगे। मुझे लगता है कि ये हमको मान ही लेना चाहिए, क्योंकि कोई यहाँ से कोई डिपार्चर हो नहीं रहा है। एक दूसरा है ना, आपकी दिलीप मंडल की पाठशाला तो है एक तरह से नहीं, हम लोग की पहुँच कहाँ है? 15 लाख इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हर साल निकल रहे हैं इंडिया में, हर साल। तो एक साथ मतलब 4 साल का अगर कोर्स है तो 60 लाख स्टूडेंट एक साथ इंजीनियरिंग पढ़ रहे होंगे। वो अगर सोशल साइंसेज अपने यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, वो सोसाइटी के बारे में नहीं जान रहे हैं, वो जिनके साथ उनको काम करना है उन समाजों के बारे में नहीं जान रहे हैं, कैसे खुद को कंडक्ट करना है, क्या लॉ, क्या कॉन्स्टिट्यूशन, क्या जस्टिस, कुछ भी नहीं अगर पढ़ रहे हैं, तो ये मतलब बहुत छोटे लेवल पर ये प्रोजेक्ट तो होना नहीं है। एक दूसरा सवाल, अब मैं आपसे निजी एक सवाल पूछना चाहता हूँ डॉक्टर विपिन,
आप आईआईटी मद्रास में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे और आपका जो फील्ड है वो इकोनॉमिक्स है और आपने उस पर काम भी किया काफ़ी। आप दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से आपने पीएचडी ली, पढ़ाई किया, सब कुछ किया। लेकिन अभी हमने जैसा पढ़ा कि आपने आईआईटी मद्रास से रेजिग्नेशन दे दिया है। तो ऐसा क्या हुआ कि भारत के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशन आईआईटीज़, वो भी आईआईटी मद्रास, ऐसी जगह में पढ़ाने का आपको मौका मिला और आपने वो फैसला किया जो आमतौर पर नहीं किया जाता है। तो आप थोड़ा वो हमें बताइए कि ऐसा क्यों किया आपने। देखिए, अम्बेडकर कहते थे कि अच्छा और बुरा जो हो वो एक व्यक्ति के सोशल पोजीशन पे बहुत डिपेंड करता है। तो हम सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन की NFIR रैंकिंग देखें, उससे ये समझ में नहीं आता कि जो एक व्यक्ति है उसकी जो पर्सनल वेलबीइंग है वो उस इंस्टीट्यूट में कैसा है। तो मेरे साथ ये हुआ कि 2019 मार्च में मैंने ज्वाइन करा था। उसके बाद मुझे मैं तो कहूँगा कि जातिवाद हुआ है मेरे साथ। और जब हुआ तो मैंने कंप्लेंट रेस करना शुरू करा, एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा, कहा कि आप इंक्वायरी कीजिए। और 1 साल बीत गया, 1.5 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, ऐसी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। उसके बाद फिर मैंने नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को भी लिखा। उन्होंने आईआईटी के डायरेक्टर को ही बोल दिया कि इंक्वायरी कर लीजिए। तो इसमें हमें ये भी पता चलता है कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस भी उस तरह से काम नहीं कर रहा है जिस तरह से शायद हमारा संविधान चाहता था कि वो काम करे। जिनके खिलाफ कंप्लेन था वही एक तरह से उसी को कहा गया कि आप जांच करो। फिर उन्होंने 1-2 महीना जांच करके ये दिखा दिया कि जातिवाद हुआ ही नहीं। अब अगर आप वो जांच की रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देखें, तो मैंने अब एनसीपीसी को एक लेटर लिखा है, 16 पेज का लेटर है, जिसमें 2 पेज का बस कवर लेटर है, बाकी जो 14 पेज हैं वो उस रिपोर्ट के अलग अलग हिस्सों में जाके दिखाता है कि कहाँ कहाँ इंक्वायरी में गलती हुई है। और बहुत ही ऑब्वियस गलतियाँ हैं, बहुत ही ऑब्वियस गलतियाँ, जैसे कि प्रोसीजरल लैप्सेस हैं। एक जो व्यक्ति एक्यूज्ड है वही इन्वेस्टिगेशन कोऑर्डिनेट कर रहा था। मैंने आज तक ऐसा शायद कोई समाज या देश नहीं रहा है, सिविलाइज समाज या देश, जहां एक एक्यूज्ड इन्वेस्टिगेशन कोऑर्डिनेट कर रहा हो। तो अब एक दूसरी चीज़ जो हुई, और ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं जो दलित बहुजन समाज के और लोगों से, स्टूडेंट से भी जो मैं बात करता हूँ, आज हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट मिले थे, वो भी मुझे ये बता रहे थे कि जैसे ही हम एडमिनिस्ट्रेशन को क्वेश्चन करते हैं तो एक प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद रिटेलिएशन शुरू हो जाता है। तो वो स्टूडेंट भी मुझे ये बोला, मेरा भी एक्सपीरियंस ये रहा कि उसके बाद 2021 सितंबर जब से इन्वेस्टिगेशन खत्म हुआ, 2021 अगस्त से एडमिनिस्ट्रेशन का रिटेलिएशन एक तरीके से शुरू हो गया। वो मुझे नोटिस इशू करते थे कि आपने एजुकेशन मिनिस्ट्री को हमारे परमिशन के बिना क्यों कंप्लेन करी, आप प्रेस से क्यों मिले। अब देखिए कि अगर आप ठीक तरीके से मेरे कंप्लेंट्स नहीं ले रहे हैं तो मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री को अप्रोच करूंगा। अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री भी कंप्लेंट नहीं ले रहा है तो एज अ सिटीजन ऑफ दिस रिपब्लिक इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री दैट देयर टैक्स मनी इज बीइंग यूज्ड inappropriately by an institution, that the values enshrined in the Constitution of India are not being respected. So they were telling me that I violated rules of being a civil servant. But there are levels of rules. There is a commitment to the rules of civil service, and there is a commitment to the Constitution of India, which is above that. Precisely. Now, if I have to choose, they are in conflict, you have to follow the higher level commitments, which I did. So, but the harassment continues. और क्योंकि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस किसी तरीके से पीछे हट चुका था, तो एडमिनिस्ट्रेशन को एक फ्री फ्लो मिल गया कि मुझे जितना चाहे हरास करें। तो मैं ये भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप आईआईटी में रहे, आईआईटी में SC ST और OBC के टीचर्स इतने कम क्यों हैं? क्योंकि SC और ST का रिजर्वेशन वहाँ पर शुरुआत से रहा, OBC का रिजर्वेशन आ गया था अब समय रहते 10-20 साल, 30 साल, 40 साल होने के बावजूद ये जो SC ST और OBC के टीचर्स हैं, इनके नंबर्स इतने कम क्यों हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि वो उस स्किल सेट के लोग इस समय बेहिसाब हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं मिलेंगे। वो जब वो इस तरह को एडवर्टाइज करते हैं तो एक पोस्ट के लिए 10-10, 20-20 लोग आ जाते हैं, लेकिन उनके क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बावजूद आपके इंस्टीट्यूशन में, जो आपका नहीं है इस्तीफे के बाद, लेकिन फिर भी SC ST OBC के स्टूडेंट इतने कम, टीचर्स इतने कम क्यों हैं? और दूसरा, इसके लिए
कौन जिम्मेदार है, किसको दोषी ठहराया जाए? देखिए दिलीप जी, ये जो पूरा प्रोसेस है ये मैं अंदर से देख चुका हूँ। और तो नंबर्स एस्टैब्लिश करने के लिए SC ST OBC के जो फैकल्टी हैं IIT मद्रास में 2019 का एक RTI फाइलिंग थी, उसमें ये देखा गया तकरीबन 13% है मिला के, SC ST OBC मिला के, तीनों मिला के। लेकिन ये जो नंबर है ये मिसलीडिंग है, क्योंकि अगर आप IIT के डायरेक्टर देखेंगे तो हर डायरेक्टर सिवाय दूसरे डायरेक्टर के, उनको छोड़ के बाकी हर डायरेक्टर ब्राह्मण रहा है। आप अगर डीन्स और हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट में देखेंगे तो SC ST OBC की संख्या बहुत ही कम है। अगर आप IIT के सेनेट को देखेंगे, जो उनका मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसमें SC ST OBC की संख्या बहुत कम है। मेरा खुद का एक RTI है जो 70 दिन से पेंडिंग है कि सेनेट में SC ST OBC की संख्या क्या है। तो डिसीजन मेकिंग बॉडीज में संख्या बहुत कम है। आप रिसर्च, उनके जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं अंदर, उसमें देखेंगे, उसमें SC ST OBC की संख्या बहुत कम है। अब मेरे खुद के डिपार्टमेंट में जहाँ तक मैं जानता हूँ हर एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट ब्राह्मण रहा है। तो अब SC ST OBC छोड़ दीजिए, कोई नॉन ब्राह्मण कोई भी नहीं बना है। तो ये फैक्ट है। अब ऐसा क्यों है? एडमिनिस्ट्रेशन कई सालों तक ये कहता रहा है कि हमें मेरिटोरियस कैंडिडेट्स नहीं मिले हैं, लेकिन इस बार जो एक अभी स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ऑर्डर आया था, सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ वर्डिक्ट से कि IIT को बैकलॉग पूरा करना है। तो पहली बात तो ये है कि ये डायरेक्टर से नोटिस आया हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने हमारे डिपार्टमेंट में जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे अर्थशास्त्र का ग्रुप हुआ, पॉलिटिकल साइंस का ग्रुप हुआ, इंग्लिश लिटरेचर का ग्रुप हुआ, सबको बोला कि आप मिलें और आप बताएं कि कौन से फील्ड्स एडवर्टाइज करने हैं। तो हम मिले और हमने बोला कौन सा फील्ड एडवर्टाइज करना है। एडवर्टाइजमेंट आया तो फील्ड बदल चुके थे। ओके, मतलब नहीं लेना है, सीधी बात है। वो बिल्कुल वो एक ऐसा सिस्टम बन रहा है, हाँ, जिसमें कि आप फील्ड को इस तरह से मार्क कर रहे हैं ताकि आपको कैंडिडेट न लेना पड़े। हाँ, तो आप देखेंगे इन्होंने क्या करा है, दो फील्ड्स जो हैं, एक तो पॉलिटिकल साइंस हमने कहा था उसको पॉलिटिकल थियरी बना दिया, जो कि पॉलिटिकल साइंस से बहुत नैरो फील्ड है। वो पिछले कुछ सालों से एडवर्टाइज हुआ है, उसमें कोई मिला ही नहीं है। उसको एडवर्टाइज करने का मतलब है कि कैंडिडेट नहीं लेना है। हमने इकोनॉमिक्स जनरल कहा था, उसकी जगह अप्लाइड इकोनॉमिक्स हुआ, थोड़ा और नैरो है। तो हमने पूछा कि आपने क्यों नैरो फील्ड में आपको लोग नहीं मिलेंगे, फिर आप बोलेंगे कि कैंडिडेट नहीं है। हाँ, और फिर आप उसे कहते हैं नॉन फाउंड सुटेबल, द नोटोरियस NFS। एक साल अगर आपने NFS दिखा दिया तो अगले साल आप जनरल कैटेगरी में एडवर्टाइज कर सकते हैं, ये सीट अनरिजर्व हो गए। एक दूसरी चीज जो हुई, हमने दलित स्टडीज एडवर्टाइज करने को कहा था, दलित स्टडीज एडवर्टाइज ही नहीं हुआ। और मैं अंदर जितनी हमें लड़ाई करनी पड़ी सिर्फ दलित स्टडीज रेकमेंड करने के लिए, ऊपर वो लड़ाई भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन ऊपर जाकर जहां अब लोएस्ट लेवल IIT में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल है, उसमें कुछ डाइवर्सिटी आ चुका है। लेकिन जब हायरार्की में आप ऊपर जाएंगे तो एक देखेंगे कि ब्राह्मण डोमिनेशन शुरू हो जाता है। तो अब एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है कि जो पहले नहीं था, 20 साल पहले ये नहीं था, अब नीचे से हम लिख के भेजते हैं, हम लड़ते हैं। और इस पर्टिकुलर केस में 6 फैकल्टी मेंबर्स ने रिटर्न कंप्लेंट दिया डायरेक्टर को। उसके बाद मैंने खुद वो कंप्लेंट, क्योंकि डायरेक्टर ने एक हफ्ता रिस्पॉन्ड नहीं करा, पिछले जो डायरेक्टर थे, अभी के डायरेक्टर नहीं, मैंने खुद वो कंप्लेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को मैंने खुद फॉरवर्ड करा फैकल्टी के सारे ईमेल्स के साथ, और हमने सारे मीटिंग मिनट्स कराए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन चाहिए था। अब तक क्या होता था, लोग आते थे, कोई मिनिस्टर आया, कोई MP आया, IIT के डायरेक्टर कहते थे हमें अच्छे कैंडिडेट नहीं मिले, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन नहीं था कि ये कहाँ प्रोसेस में एरर आ रहा है। और जहां तक मिनिस्टर हैं, उनको वो सब जो डिटेल्स हैं वो देखने का ना समय है, कई बार उनको समझ में नहीं आता है कि क्या डिटेल्स हो रहा है। तो एक तरीके से जो ब्यूरोक्रेसी है वो हमारा जो, अब एक प्रश्न है कि एक अम्बेडकराइट कॉन्स्टिट्यूशन लेके उससे मनुवादी आउटकम कैसे डिलीवर करें, इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप लीगली नहीं कर सकते। हाँ। तो ये पेपर वर्क में आप फंसेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो आपको ये ब्यूरोक्रेटिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली करना है। तो हमारे देश में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है, एक तो गांव में जो होता है इन द फेस, एक ब्लंट लेवल पे है वो, हाँ, और दूसरा क्रूड लेवल पे। अब उससे धीरे धीरे हट के ये न्यूआंस्ड है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। और एडमिनिस्ट्रेशन इज द वे टू डिलीवर मनुवादी आउटकम्स फ्रॉम एन अम्बेडकराइट कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। एक चीज मैं आखिरी सवाल एक तरह से मैं इसको आपके सामने फ्रेम कर रहा हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगा कि ये लड़ाई IIT के अंदर रह के डाइवर्सिटी की आपकी लड़ाई या एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनाने की आपकी जो लड़ाई है वो पूरी नहीं हो पाएगी, इस नतीजे पर आप क्यों पहुंचे? देखिए, व्यक्तिगत रूप में मैं बहुत परेशान हो गया था।
वो एक प्रेशर कुकर सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। एक दिन इन्होंने मेरे घर पे आके, मेरे आईआईटी के अंदर मैं क्वार्टर्स में रहता हूँ, मेरे घर के बाहर पोस्टर लगा दिया, नोटिस, आईआईटी एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 विटनेसेस के प्रेजेंस में। तो अब मेरे पिताजी तकरीबन 70 साल के हो चुके हैं। अब एक ऐसे एनवायरनमेंट में मैं उनको लेके अपने घर में कैसे रह सकता हूँ? तो as if you are criminal, you have done something wrong. तो मलयालम में एक कहावत है, वादी प्रदियाई, मतलब जो डिफेंडेंट है और एक्यूज्ड है वो फ्लिप हो गया। तो अब उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, आप लड़ाई तो लड़ सकते हैं लेकिन आपका एकेडमिक वर्क पीछे छूट जाएगा। और मुझे अपने जो साइंटिफिक रिसर्च है वो आगे बढ़ाने बहुत इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैं फिर चलिए, अब मतलब ऑल द बेस्ट कि आप अपना जो एकेडमिक काम है उसको अच्छे से कर सकें, और जो एक एकेडमिशियन का सोसाइटी के लिए जो कमिटमेंट और रोल होता है वो भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपके आगे के प्रोजेक्ट के लिए। और आपने एक डिबेट तो छेड़ ही दी है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो डाइवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस को डेमोक्रेटाइज करने की जो डिबेट है वो आगे बढ़ेगी, और कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम के अंदर में ही ये सवाल रिजॉल्व हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर विपिन बिटिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, धन्यवाद दिलीप जी, धन्यवाद। थैंक यू।